बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो ज़रूर कॉम्पिटेंट लोग होते हैं और उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें, समझें और इनके नोट्स प्रिपेयर करें। तो नोट्सों से ये होगा कि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और उसमें आपका जो उसको याद रखने का लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ फिर मैं बता रहा हूँ कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर आप इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चन की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस फार्मूला ऑफ। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है कैप्रोइक एसिड का। फर्स्ट वन इसका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे मैंडेलिक एसिड। तो इसका फार्मूला होता है, इसका ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव होता है, ये हमारे पास फिनाइल एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है मैंडेलिक एसिड। उसके बाद वैलेरिक एसिड। तो यहाँ पे जो अबव फार्मूला दिया गया है वहाँ से एक CH2 कम कर दें, ये वैलेरिक एसिड हो जाएगा। ये एक प्लांट है तो उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था एसिड को, तो इस वैलेरिनियम प्लांट है। तो दूसरा जो कैप्रोइक एसिड है ये गोट के मिल्क से इसको हासिल किया जाता है। तो कैपर को जो है इसको लैटिन में गोट को कहते हैं, तो वहाँ से लिया गया है। तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। IUPAC नेम ऑफ सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड हमारे पास होता है ये फिनाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH और आगे होता है COOH। तो ये हमारे पास होता है 3 फिनाइल 2 प्रोपिनोइक एसिड। तो ये इसका बी ऑप्शन होगा। जो 2 ब्यूटेनोइक एसिड है ये क्रोटेनिक एसिड का IUPAC नेम है। उसके बाद है विच प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन RCN poured in water and shaken with cold concentrated HCl। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कोल्ड कंडीशन पे एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है अल्केन नाइट्राइल का। तो यहाँ पे जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो एसिड अमाइड होगी। अगर हार्ड कंडीशन पे ये रिएक्शन हो तो उसमें फिर अमाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बनता है एसिड अमाइड। उसके बाद है इथीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम विद अंडर अ प्रेशर विद H3PO4 एट दिस टेम्परेचर। तो इथीन का जब रिएक्शन होगा किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम के साथ। तो एक्चुअल में यहाँ पे एडिशन होता है H, यहाँ पे एडिशन होता है H एंड COOH का, ये एडिशन होता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम से आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में जब एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी प्रोपानोइक एसिड। इसका बी ऑप्शन होगा। इस रिएक्शन को, ये नेम रिएक्शन है और इसको कहते हैं कूच रिएक्शन। तो ये हमारे पास ऐसे नेम रिएक्शन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद हार्ट अल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मेनली गिव। तो यहाँ पे प्रोपीन का रिएक्शन होगा हार्ड कंडीशन पे KMnO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन होगा। और प्रोपीन याद रखें, प्रोपीन हमारे पास होती है CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो जब भी हार्ड कंडीशन पे KMnO4 का रिएक्शन होगा तो इसमें एसिड प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे ये होगा कि जब इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है
तो जो ये राइट पे है इसका बनेगा एसिटिक एसिड को इसी का क्रॉस, तो यहाँ पे इसी का क्रॉसपॉन्डिंग एसिड प्रोड्यूस होगा। और जो लेफ़्ट साइड पे CH यानी जो टर्मिनल होते हैं वो जो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। तो अगर यहाँ पे 2 ब्यूटीन होता तो फिर इसमें एथेनोइक एसिड के 2 मोल बनते, लेकिन यहाँ पे, और अगर कोल्ड कंडीशन पे रिएक्शन हो तो फिर यहाँ पे बनेगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन हार्ड कंडीशन पे फर्स्ट वन इसका आंसर होगा। विच एसिड हैज़ हाई Ka वैल्यू? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन से एसिड का हाई होगा? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट वन हमारे पास है CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास है प्रोपियोलिक एसिड या इसको प्रोपाइनोइक एसिड भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और उसके बाद नेक्स्ट वन है एक्राइलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा? तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को देखेंगे, और इसमें अगर बात करें फर्स्ट वन की तो उसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, उसका -I इफेक्ट मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3 कार्बन। तो इस लिहाज से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी इसमें इंक्रीज करेगी। तो इसका फर्स्ट वन ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एसिडिक नेचर और Ka वैल्यू को। उसके बाद है विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? अगर हम बात करें तो क्योंकि टालुइक एसिड में हमारे पास जो बेंजीन है इसमें कार्बोक्सिल, बेंजीन में कार्बोक्सिल, और होता है इसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप, तो इसको कहते हैं टालुइक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, तो मिथाइल का +I+R होता है, और +I+R ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का जो रिमूवल है ये डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और उससे उसका रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो डिस्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट या कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और याद रखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो वो अनस्टेबल होगा। तो ये याद रखें यहाँ पे एक चीज़ कि एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट से इंक्रीज़ होती है, और केटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि केटाइन पे प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करेंगे। तो इस लिहाज से बहरहाल ये और साइड पे बात चली गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्थो पे तो +R भी होगा और +R भी मैक्सिमम होगा, बाकी रेजोनेंस तो सभी में सेम है, मेटा में रेजोनेंस नहीं है, तो इस लिहाज से ये वीकेस्ट एसिड होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें आर्थोटालुइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका होता है आर्थो इफेक्ट। दिस इज़ ड्यू टू आर्थोटालुइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग द ऑल अदर गिवन एसिड्स। दिस इज़ ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हम आर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो आर्थो ग्रुप पे जो भी ग्रुप होगा कार्बोक्सिल को रिपल्शन क्रिएट होगी और रिपल्शन से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा जो हमारे पास होगा, जो भी ग्रुप आर्थो पे अटैच होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी एबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इस लिहाज से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी जो इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करना था, एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने जो डिक्रीज़ करना था
उससे ये महफूज रहेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जितने भी बेंजोइक एसिड के आर्थो डेरिवेटिव हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे फ्लोरोबेंजोइक एसिड वगैरह हैं। तो बहरहाल ये इसमें फिर वो ग्रुप की बल्कीनेस भी आ जाती है ना, तो इसमें ये बल्कीनेस है मिथाइल ग्रुप एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फ्लोरीन। उसके बाद अच्छा, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, ये एसिड्स दिए हुए हैं बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड के आइसोमर। तो इनमें से कौन सा इनको हमने अरेंज करना है डिक्रीजिंग के ए वैल्यू से। तो सबसे इसमें तो देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर देखा जाए तो OH का प्लस R इफेक्ट होता है -I एंड प्लस R। तो प्लस R इफेक्ट डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो इस लिहाज से तो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और फैक्टर भी देखेंगे और वो फैक्टर डोमिनेंट होगा। वो फैक्टर कौन सा होगा कि आफ्टर द डोनेशन, आफ्टर द डीप्रोटोनेशन ऑफ salicylic acid, ortho salicylic acid, the anion becomes stabilized by intramolecular hydrogen bonding। तो इसमें इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इसका सैलिसिलिक एसिड की डिसोसिएशन के बाद इसका जो एनाइन होता है वो इंट्रामालिक्यूलर स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस लिहाज से कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबल है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा अमंग ऑल द अदर एसिड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पे होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद होगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटा एंड आर्थो की, तो मेटा पे तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, मीन के OH की वजह से जो रेजोनेंस डिक्रीज करना था, रेजोनेंस इफेक्ट ने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना था, तो वो इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे -I होगा। -I तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ मेटा सैलिसिलिक एसिड की, तो इसमें प्लस, इसमें R इफेक्ट तो है नहीं और इसमें जो I इफेक्ट है वो माइनस में है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर हम पैरा की बात करें तो उसमें पैरा आइसोमर में हमारे पास प्लस R इफेक्ट है और -I है। अब I तो इफ़ेक्ट इतना माइनर कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे इसका OH का इतना -I नहीं होगा जितना जो मेटा सैलिसिलिक एसिड में OH का -I है। ठीक है, और दूसरा मेटा में रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को जैसे डिक्रीज़ करना था, जबकि पैरा में रेजोनेंस इफेक्ट भी है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ भी करेगा। तो इस लिहाज से जो मेटा है उसमें मेजर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस ना होने की वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें थर्ड पे हमारे पास आएगा मेटा एंड फोर्थ पे हमारे पास आ गया पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें ऑप्शन में होगा BACD, ये ऑप्शन में आएंगे, इसमें बी ऑप्शन होगा। उसके बाद विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एसिड इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन होता है और इसमें एस्टर और वाटर बनता है। तो यहाँ पे जितना हमारे पास जो अल्कोहल होगा उसका सेटिरिक इफ़ेक्ट कम होगा, जितना सेटिरिक इफ़ेक्ट कम होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें बहुत ही स्टीरिक इफ़ेक्ट नहीं एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इस लिहाज से फर्स्ट वन इसका होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड HI एंड डेड फास्फोरस का रिएक्शन होगा। तो इसमें यहाँ पे अल्केन बनती है और अल्केन किस टाइप की बनती है कि ऐसे रिएक्शन में जो कार्बोक्सिल है वो मिथाइल में चेंज हो जाता है। कार्बोक्सिल मिथाइल में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिल मिथाइल में चेंज हो जाएगा तो इसमें बनेगी अल्केन। इस टाइप की अल्केन बनेगी B टाइप की। उसके बाद नेक्स्ट है
कि एसिटिक एसिड गिव एंड प्रोडक्ट व्हेन, जब एसिटिक एसिड का जब हमारे पास एसिटिक एसिड CH3CH2COOH जब इसका रिएक्शन होगा Br2 रेड फास्फोरस के साथ, तो इसमें बनेगा अल्फ़ा ब्रोमो इसमें सॉरी ये हमारे पास था इसमें एसिटिक एसिड, तो इसमें ये तो काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा BrCH2COOH, ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब इसका रिएक्शन होगा नेक्स्ट KCN के साथ, तो Br जो है CN पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से Br को रिप्लेस कर देगा, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा CnCH2COOH, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगी। और नेक्स्ट थर्ड पे इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। अगर हार्ड कंडीशन पे यह कंडीशन नहीं दी होती तो इसका मतलब हार्ड कंडीशन पे अगर एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें सायानाइड जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सायानाइड जो है ये कार्बोक्सिल में चेंज होगा, तो इसमें बनेगा मेलुनिक एसिड, प्रोडक्ट बनेगी मेलुनिक एसिड, बी ऑप्शन होगा। तो ये इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रोपानोइक एसिड गिव एंड प्रोडक्ट, तो प्रोपानोइक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो इसमें फर्स्ट पे तो बनेगा CH3CHCl एंड COOH, तो ये बनेगा अल्फ़ा ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा हेलो एसिड, अल्फ़ा क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। तो उसके बाद अगर हम इसका इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं HV-Zelenski रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन HV-Helmholtz-Zelenski रिएक्शन। उसके बाद अगर हम इसका एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में OH एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, OH एक्ट एज अ वो रिप्लेस कर देगा Cl को OH से। तो यहाँ पे एक्वस में अगर अल्कोहलिक होता तो फिर इसका यहाँ पे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होना था और उसमें बनना था अक्राइलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में जैसे अक्राइलिक एसिड का ये फार्मूला है। लेकिन अगर एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो फिर इसमें OH यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें तो बनेगा कैल्शियम एसीटेट, इसमें बनेगा फर्स्ट के रिएक्शन से CH3COOCOCH3, तो ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट। फिर इसको जब हीट करेंगे तो इससे यहाँ पे ये होना था, यहाँ पे हमारे पास Ca और यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। फिर हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा और उसके बाद बनेगा एसीटोन। अब एसीटोन का रिएक्शन करवाएंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट, HD5 पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो ये एसीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा मैथानोइक एसिड एंड एथानोइक एसिड में। तो इससे में मेनली जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगी एथानोइक एसिड, यानी फर्स्ट वन इसका होगा ना एसिटिक एसिड। उसके बाद है सैलिसिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम, तो सैलिसिलिक एसिड को जब सोडा लाइम से हीट करेंगे तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन से फिनोल बनेगा। और फिर अगर उसका जिंक के साथ रिएक्शन करवा दें तो जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को लेके जिंक साइड में चेंज होगी और बेंजीन बनेगी। यहाँ पे बेंजीन नहीं है तो इसका लास्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये रिएक्शन है कि इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, यहाँ पे सिल्वर साल्ट होना था, यानी RCOOR यहाँ पे COOAG, तो सिल्वर साल्ट इसका रिएक्शन होगा Br2CCl4 साथ रिफ्लक्स करेंगे, तो ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं हुंसडीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं हुंसडीकर रिएक्शन,
रिएक्शन, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नन ऑप्शन होगा। एक्चुअल में यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है इसका रिएक्शन होता है ब्रोमीन NaCl4 के साथ, तो ये बनता है अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको कहते हैं होन्ज़-डीकर रिएक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो सभी टेस्ट देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड उसको एक्वस सोडियम कार्बोनेट के अंदर बाइकार्बोनेट में डाला जाता है। उसके बाद टॉलरेंस टेस्ट है, तो ये फार्मिक एसिड देते हैं। फार्मिक एसिड इज़ अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा इसमें कार्बोनाइल वाली भी कैरेक्टरिस्टिक है कि फार्मिक एसिड में इसमें फार्माइल ग्रुप भी है जैसे एल्डिहाइड में होता है, तो इस लिहाज से ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। फैलिंग सोल्यूशन भी फार्मिक एसिड देता है, एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। लेकिन यहाँ पे फार्मिक एसिड भी ये रिएक्शन यानी वो भी टॉलरेंस रीएजेंट को फैलिंग रीएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो इसमें ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें दोनों के थ्रू यानी टॉलरेंस टेस्ट भी फार्मिक एसिड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा। फैलिंग सोल्यूशन भी फार्मिक एसिड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा। तो इस लिहाज से ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसको हम डिस्टिंग्विश दोनों टेस्ट से कर सकते हैं। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एसिटिक एसिड का, क्योंकि एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका मैक्सिमम होगा अमंग द ऑल अदर्स। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें जनरल फार्मूला के रिलेटेड हो, तो सिंपल है उस क्लास के किसी भी मेंबर का आप फार्मूला लिखें। जैसे सपोज़ करें मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसी से फार्मूला हम बनाएंगे। तो इसमें कार्बन इसमें 2 हैं, हाइड्रोजन इसमें 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ से क्या बना, यानी अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन 4 होगी। यानी अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n हो जाएंगी, यानी कार्बन से हाइड्रोजन डबल होंगी और ऑक्सीजन तो 2 ही हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका फार्मूला होगा CnH2nO2। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, तो इसका नन होगा। तो इसी तरह आप किसी भी क्लास का जनरल फार्मूला उसके किसी एक कंपाउंड का फार्मूला लेके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल आइसोमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनके फंक्शनल आइसोमर ईस्टर होते हैं। तो ईस्टर कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी हम देख लें, इसका ईस्टर है एसिटिक एसिड की अगर बात करें, तो इसमें जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो इसका फंक्शनल आइसोमर होगा हमारे पास, इसका फंक्शनल आइसोमर होगा ये हमारे पास होगा मिथाइल फार्मेट। तो ये ईस्टर जो हैं इनके ये आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। उसके बाद है हाउ मैनी एसिड्स एंड ईस्टर आर पॉसिबल विद फार्मूला दिस। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो इसके कितने एसिड्स एंड ईस्टर बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें जो पूछा गया है कि फलां ये कंपाउंड्स हैं तो इनके कितने आइसोमर हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से तो ये याद रह जाते हैं। बाकी इनके लिए कोई फार्मूला अलग से ये नहीं है कि सभी के लिए कोई इनके लिए जनरल फार्मूला नहीं है कि हम फाइंड कर सकते हैं।
कि कितने आइसोमर होंगे। स्टीरियो आइसोमर में कुछ के उनके फार्मूले हैं, स्टीरियो आइसोमर के। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमर के तो फार्मूले हैं, लेकिन बाकी में कुछ के फार्मूले हैं, कुछ एक लिमिटेड कार्बन तक हैं, बाकी उसके बाद जो हैं इनके लिए कोई फिक्स कोई जो गिवन फार्मूलाज नहीं है आइसोमर को फाइंड करने के लिए। तो इसका यही होता है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से कि कितने इसके एसिड प्रोड्यूस होंगे। अगर हम इसके कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एक तो इसका बनेगा, ये हमारे पास है इसका ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह अगर हम इसका बना दें, इसका एक और होगा, ये हमारे पास होगा इसका एसिटिक एसिड, यानी इसका प्रोपानोइक एसिड का ये मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, यहाँ पे O होगा। तो ये इसके 2 ही पॉसिबल एसिड बनेंगे। अब अगर हम इनके ईस्टर्स की बात करें, कार्बन इसमें काउंट कर सकते हैं, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ पे इसके 2 ही एसिड्स होंगे। अगर हम ईस्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जैसे यहाँ पे ये ईस्टर है हमारे पास, ये हमारे पास है इसका ईस्टर है CH2 CH2 CH3। इसी तरह एक और होगा यहाँ पे, सॉरी O होगा। इसी तरह ये होगा CH3 CO डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसी तरह इसका एक और यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम प्रोपानोएट का कर लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास हो गया। फर्स्ट वन है प्रोपाइल फॉर्मेट इथाइल एथानोएट एंड लास्ट वन है मिथाइल प्रोपानोएट। तो इसी तरह इसके ये हमारे पास बन गए, ये हमारे पास 3 ईस्टर्स हैं। एक और भी इसका ईस्टर बनेगा, एक और भी इसका ईस्टर होगा, और वो कैसा होगा, वो फॉर्मेट का ही होगा ईस्टर, और उसमें ये ब्रांचिंग में एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो इनमें अगर काउंट करें तो हमारे पास कार्बन 4 ही हैं, हाइड्रोजन इनमें यहाँ पे हमारे पास C3 होगा। तो इनमें हाइड्रोजन 8 हैं एंड इन ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगी, तो ये ईस्टर बनेगा ना तभी। तो इस लिहाज से बाकी ठीक है, इनके फार्मूले ठीक दिए हुए हैं। तो 4 इसमें ईस्टर्स होंगे और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आएंगे और ऑप्टिकल आइसोमर भी आएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप को देखते हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। और इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमर में हम देखते हैं कि कायरल सेंटर को देखते हैं, कायरल सेंटर को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो 2 इसकी वजह से होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस, और 2 इसकी वजह से होंगे कायरल, यानी यहाँ पे कायरल कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे OH है, कार्बोक्सिल है, H है और लेफ़्ट साइड वाला ग्रुप है। तो इस लिहाज से इसमें कायरल कार्बन 1 है, उसकी वजह से 2 ऑप्टिकल आइसोमर, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो टोटल इसमें स्टीरियो आइसोमर होंगे 4। विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा हम देखेंगे कि इसमें कौन सा, अगर हम देखें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जो जहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो वो वीक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, उसका जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्लोरीन, उसके बाद है NH2 और नेक्स्ट असाइल के रिस्पेक्ट हमने देखना है ना, तो ये हमारे पास होगा OCH3, और लास्ट वन में एसाइल को हटा के पीछे हमारे पास ये रह जाएगा COCH3। तो इनमें सबसे बेटर जो लिविंग ग्रुप है, सबसे बेटर वो हमारे पास है क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास है ये, क्योंकि इस पर -I इफेक्ट भी होगा तो गुड लिविंग ग्रुप होगा,
ठीक है। उसके ये वैसे भी ये होता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड के जो लीवेस होते कॉन्जुगेट बेस गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड के काफ़ी सारे फैक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक पे ही हम इत्तेफा करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्गर एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, गुड लिविंग ग्रुप होगा Cl। उसके बाद ईस्टर में यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसकी -I की वजह से भी है। उसके बाद ये उसके ऑक्सीजन का ये होगा मिथाइल का डोनेशन के। उसके बाद हमारे पास होगा NH2 का, तो यहाँ पे NH2 पुअर लिविंग ग्रुप है, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है, अमोनिया वीक बेस है। तो उसका अगर हम अमोनिया को इसको एसिड के हवाले से देखें तो अमोनिया वीक एसिड है, तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, तो इस लिहाज से मतलब पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव इसमें अमाइड हैं, अमाइड इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। बाकी रेजोनेंस इफेक्ट भी है इसमें अमाइड्स में। उसके बाद एस्टिक एसिड ऑब्टेन व्हेन, तो एस्टिक एसिड मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा फार्मिक एसिड में। उसके बाद फार्मल्डी अगर ऑक्सीडाइज होगी तो ये फार्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी फार्मिक एसिड में भी। उसके बाद ग्लाइसरोल, तो इन सभी में किसी में भी एस्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका लास्ट वन होगा। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्राम दिस। अच्छा, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड का अगर हम रिएक्शन कर दें, इथाइल ब्रोमाइड का अगर हम रिएक्शन कर दें किसके साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन सीधा सा रिएक्शन है, अल्कीन बनेगी। सेकंड पे अगर ब्रोमीन ऐड कर दें तो सेकंड पे हमारे पास इसमें बन जाएगा ब्रोमीन के एडिशन से CH2, ये हमारे पास बनेगा विसिनल डाइब्रोमाइड, तो यहाँ पे। उसके बाद अगर KCN है तो KCN में साइनाइड गुड लिविंग निक्लोफाइल, ये Br को रिप्लेस कर देगा साइनाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पे, यानी जब KCN एक्सेस में रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन जो हैं रिप्लेस हो जाएंगे CN से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद लास्ट वन पे है कि अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो बार बार ये रिएक्शन किया है कि जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें सायानाइड जो है नाइट्राइल ग्रुप कार्बोक्सिल में चेंज होगा। तो फोर्थ यानी जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनेगा CH2CH2COOH, तो ये हमारे पास बन जाएगा सक्सीनिक एसिड। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे सक्सीनिक एसिड है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका होगा लास्ट वन। उसके बाद है टालन रीएजेंट, यहाँ पे होना था टालन रीएजेंट या टालन टेस्ट, नॉट रिड्यूस बाई फार्मिक एसिड रिड्यूस करता है, एसिटाल्डिहाइड भी रिड्यूस करती है, डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे एस्टिक एसिड रिड्यूस नहीं करेगा, इसका रिएक्शन नहीं होता टालन रीएजेंट के साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। उसके बाद है विच कंपाउंड नॉट गिव HV ज़ेलेंस्काई रिएक्शन, तो ऐसे कंपाउंड HV ज़ेलेंस्काई रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है, तो इन सभी में अल्फ़ा हाइड्रोजन है सिवाय फार्मिक एसिड के, तो यहाँ पे फार्मिक एसिड जो है रिएक्शन नहीं देगा, तो इसका A होगा। व्हेन प्रोपानोइक एसिड ट्रीटेड विद एक्वस, तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है कि जब भी प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन होगा CH3CH2COOH, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा NaHCO3, तो इसमें रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे मेटल तो एसिड को रिप्लेस करेगी एसिड की हाइड्रोजन को, तो ये बन जाएगा CH2COONA, सोडियम प्रोपानोएट। उसके बाद यहाँ पे H2O बनेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बोनेट से 1 ऑक्सीजन, तो H2O और पीछे बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कार्बन कहाँ से आई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इस कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन कहाँ से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन कहाँ से आई, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से आई, तो इसका ऑप्शन होगा C।
उसके बाद क्वेश्चन है 28, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन अपान ओजोनोलाइसिस एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो इसमें सिंपल रिएक्शन है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये हमारे पास होगा इसका, ये हमारे पास है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये CH3, तो ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगी। तो इसका ऑक्सीडेटिव, इसका क्लीवेज होगा, ओजोनोलाइसिस होगी, ओजोन का एडिशन होगा और बॉन्ड क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे बनेगा, एक तो बनेगा एसीटोन और दूसरा बनेगा यहाँ पे एसेटल्डिहाइड। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब ये रिएक्शन होता है तो मोलोजोनाइड ओजोनाइड, फिर उसमें हम यूज़ करते हैं जिंक को, वाटर भी जिंक नहीं यूज़ करते, वाटर यूज़ करते हैं। तो वाटर से यानी हाइड्रोलिसिस होगा, तो वाटर जो है वो बनाएगा यहाँ पे H2O2। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे एज आ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो यहाँ पे एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और एसेटल्डिहाइड को चेंज कर देगा एसिटिक एसिड में। और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कीटोन जो है ये वीक, क्योंकि H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जबकि एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे इसमें जो टॉलन रिएजेंट्स हैं, फैलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, तो उनसे ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इसमें। तो इस लिहाज से तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये एसेटल्डिहाइड को एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा और प्रोपानोइक जो है वो एजेटी रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी इथेनॉल और प्रोपानोन प्रोड्यूस होगा। 2,3 डाईमिथाइल डाईसोडियम सक्सीनेट, 2,3 डाईमिथाइल, ये हमारे पास है ये 2,3 डाईमिथाइल और ये सक्सीनेट है, सोडियम सक्सीनेट। तो इसका क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, सिंपल होता है कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो इसमें यहाँ पे एलिमिनेशन, अगर इसको देख लें, ऐसे रिएक्शन ऑर्गेनिक के ऐसे भी समझे जाते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये हमारे पास बनेगी 2 ब्यूटीन, यहाँ पे बनेगी 2 ब्यूटीन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है हाउ मैनी कायरल सेंटर इन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है CH यहाँ पे ये नहीं होगा, COOH और यहाँ पे भी होगा COOH। इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और यहाँ पे होता है फर्स्ट वन में होता है OH, ये यानी जो ये कार्बन है इसके साथ OH अटैच है। तो यहाँ पे अगर देखें कितने कायरल सेंटर हैं, ये कार्बन कायरल लग रही है, लेकिन ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप और ये राइट साइड वाला ग्रुप ये दोनों सेम हैं। तो इस लिहाज से डिफरेंट ग्रुप ना होने की वजह से ये कायरल कार्बन, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो यहाँ पे CH2 होगा, ये जो है ना, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये हमारे पास कायरल कंपाउंड नहीं है। विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो इनमें सभी में से सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्युबल है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो यहाँ पे सॉल्युबल कौन सा है, वो हमारे पास है एथेनोइक एसिड। सिर्फ बेंजोइक एसिड, वैसे भी जो हमारे पास एरोमेटिक एसिड होते हैं लेस सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट इनका लार्जर होता है, बेंजीन रिंग लार्ज होने की वजह से ये लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो इस लिहाज से एथेनोइक एसिड मोर सॉल्युबल होगा, हेक्सेन तो है भी नॉन पोलर। उसके बाद है विच रिएजेंट विल ब्रिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ,
लेकिन इसमें एक चीज़ कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो कब इसमें ड्राई HCl भी यूज़ करते हैं। ड्राई HCl या इसमें कंसनट्रेटेड एनहाइड्रस H2SO4 यूज़ करते हैं। तो उसका ड्राई HCl को यूज़ करने का ये पर्पज़ होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो उसमें क्योंकि OH ग्रुप होता है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जब कोई एसिड होगा तो वो इसकी प्रोटोनेशन कराएगा, तो जो वाटर है ये गुड लिविंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल। तो इस लिहाज से इसका जो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, जो इसका बी ऑप्शन होगा। ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट pKb वैल्यू बेस के लिए जनरली यूज़ की जाती है। तो बेस के पहले तो हम इसके एसिड दिए हुए हैं तो हम देखेंगे pKa वैल्यू और pKb वैल्यू का क्या रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। pKb वैल्यू, यहाँ पे pKb वैल्यू होगी तो यहाँ पे हमारे पास pKb वैल्यू यानी हाईएस्ट है, तो इसका मतलब pKa वैल्यू उसकी लोएस्ट होनी चाहिए। तो pKa वैल्यू लोएस्ट का मतलब कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो यहाँ पे अल्कोहल तो वीकर एसिड है, फिनोल वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी यहाँ पे आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है और इसकी वजह कि आफ्टर डी प्रोटोनेशन जो इसमें बनता है कॉन्जुगेट बेस, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम डीलोकलाइज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना वो कॉन्जुगेट बेस एनाइन स्टेबल होगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अगर हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो बेंजोएट आयन बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे जो हाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो बी है, तो उसी का pKb वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का pKa वैल्यू कम होता है तो उनका pKb वैल्यू हाईएस्ट होगा। इस लिहाज से इसका बी ऑप्शन होगा। अ गैस विच गिव ब्लू फ्लेम ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फार्मिक एसिड का जब रिएक्शन होगा इसका डिहाइड्रेशन होगा तो फार्मिक एसिड चेंज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। तो इसमें हमारे पास इसका कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम देती है, फ्लेम कलर इसका होता है ब्लू। उसके बाद है द रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड प्रोड्यूस। बेंजोइल क्लोराइड यानी इसमें बेंजोइल क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को कहते हैं रोज़नमंड रिडक्शन। तो ये इसका ऑप्शन होगा, इसका बेंजल्डिहाइड बनती है। तो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो फ्लोरोबेंजोइक एसिड। ये इनमें से इसका -I इफ़ेक्ट तो है लेकिन इसका यहाँ पे इसका -I इफ़ेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर यहाँ वो डोमिनेंट है, वो क्या है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है डोनेटिंग इफेक्ट प्लस R इफेक्ट मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर मैं इसमें देखूं तो फ्लोरीन में यहाँ पे हमारे पास यानी फ्लोरोबेंजोइक एसिड में फ्लोरीन और कार्बन का यानी डोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा ना। तो फ्लोरीन का जो हमारे पास इसका ऑर्बिटल होता है sp में इलेक्ट्रॉन 2p में जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p में और कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p में। तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकेगा। रेजोनेंस इफेक्ट को ऐसे ही देखें,
लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 3p और कार्बोक्सिल में कार्बन का होता है 2p ऑर्बिटल। तो इस लिहाज से क्लोरीन का और जो हमारे पास कार्बन है इनका जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, एक ऑर्बिटल सब शेल ही इनका चेंज हो गया। तो इस लिहाज से प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। प्लस आर इफेक्ट फ्लोरीन में मैक्सिमम होगा तो उसका एसिडिक नेचर कम होगी। बाकी इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी डोमिनेंट है कि फ्लोरोबेंजोइक एसिड में फ्लोरीन और कार्बोक्सिल जो हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिल के साथ, तो इस लिहाज से प्रोटॉन का जो डीप्रोटोनेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, प्रोटॉन का रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फ्लोरोबेंजोइक एसिड वीकर एसिड होगा। बाकी में ऐसा फैक्टर नहीं है तो माइनस आई को ही मेजर काउंट करेंगे। तो क्लोरोबेंजोइक एसिड इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड है। उसके बाद है द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर प्रोसीड मोस्ट स्लोली। तो ये एसिडिक बेसिक मीडियम में तो इसका रेट मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल मीडियम में इसका रेट स्लो होता है। उसके बाद है जनरली ईस्टर गिव व्हेन ट्रीटेड विद RMGX। तो ईस्टर का जब रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो ये बनाते हैं टर्शरी अल्कोहल। ये लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे अल्कोहल वाले चैप्टर के तो उसमें ये डिस्कस किया था। तो उसमें ये था कि इसके लिए 2 मोल रिक्वायर होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। बाकी इसके अलावा ये भी होता है कि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल भी मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो फार्मेट ईस्टर होगा यानी मिथाइल फार्मेट, इथाइल फार्मेट, तो उसमें वो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगा। लेकिन बाकी क्योंकि जितने भी ईस्टर हैं उनमें फार्मेट तो एसीटेट का प्रोपानेट ये वो होंगे, तो वो जो है टर्शरी अल्कोहल ही देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इन जैम। तो यहाँ पे ईस्टर जो हैं इनको एज अ फ्लेवरिंग यूज़ किया जाता है मोस्टली। उसके बाद है फ्यूमेरिक एसिड गिव विद कोल्ड अल्कलाइन कैमनोफोर। तो कोल्ड अल्कलाइन कैमनोफोर जब भी होगा तो इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है। तो फ्यूमेरिक एसिड एक ट्रांस हमारे पास ये आइसोमर है 2-ब्यूटेन डाइओइक एसिड का। तो इस लिहाज से ट्रांस जो होते हैं वो दोनों प्रोडक्ट देते हैं, यानी ऑप्टिकल ये इसमें देखेंगे ना फ्यूमेरिक एसिड ये इसका फार्मूला होता है फ्यूमेरिक एसिड का। तो इसमें जब हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेगी। इसमें जो एडिशन होगा अलॉन्ग द डबल बॉन्ड OH का, तो इसमें क्या होगा दोनों प्रोडक्ट बनेगी। इसमें टार्टारिक एसिड बनेगा, यानी OH का एडिशन होगा दोनों कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा और डबल सिंगल में चेंज हो जाएगा। टार्टारिक एसिड में चेंज होगा तो ट्रांस आइसोमर ट्रांस जो हैं वो दोनों देते हैं रैस्मिक मिक्सचर देते हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव भी, यानी उनका प्लस भी इफ़ेक्ट होगा माइनस भी होगा। डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी दोनों इफ़ेक्ट होंगे। तो इस लिहाज से इसका फर्स्ट वन होगा प्लस माइनस टार्टारिक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पे मैलिक एसिड होता है तो उसमें मेजो टार्टारिक एसिड बनेगा और उसमें फिर रेस्मिक मिक्सचर के साथ मेजो टार्टारिक एसिड। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड है। केमिस्ट्री में जब भी बात होती है तो इसमें रिएक्शन के रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो केमिस्ट्री में जब भी किसी केमिस्ट्री वाले कोई बंदा ना भी हो तो उसके सामने बात करते हैं, केमिस्ट्री का नाम लेते हैं तो फौरी जाता है कि रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो
एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जिसी को रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी तरह फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज़ें सारी ही, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने इसके कुछ डिस्कस किया, थर्मोडाइनमिक में भी डिस्कस किया। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है रिएक्शन काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।